हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। जैसा कि अभी जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स, इंग्लिश की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसा कि आपको अभी मैंने इससे पहले वीडियो जो है उसकी समरी बताई थी। जो चैप्टर है हमारा फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन, एल्फोंस डॉडेट द्वारा ये लिखा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम भगवान गणेश का नाम, श्री गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, है ना, कृपा बनाए रखें आप पर। और ये हमारे चैनल का नाम बाय जितेंद्र सर, और इस लिंक से भी आप उसको फाइंड कर सकते हैं BVMEC 854 पर। ठीक है, चलिए लेसन फर्स्ट, द लास्ट लेसन। ठीक है, एल्फोंस डॉडेट द्वारा ये लिखा हुआ लेसन है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें हमको इंडिकेशन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30-40 वर्ड्स ईच। यानी जो 30-40 शब्द से ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए उसका आंसर। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट देखिए, कोई आंसर ऐसा आता है कि हमको लग रहा है कि इसमें अभी पूरा जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा बड़ा छोटा भी हो सकता है, बट इसका भी फाउंडेशन हमें रखना होता है। ठीक है, तो देखिए आंसर। क्वेश्चन पहला, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं इसका आंसर रहेगा, द बुलेटिन बोर्ड वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक. It was important because in those days it was fixed at the main crowded places and was only medium to convey the message and news to the common mass. ओके स्टूडेंट, देखिए इसका मतलब क्या होता है। यानी क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और वो क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसमें लिखा हुआ है, द बुलेटिन बोर्ड वाज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल एंड पब्लिक। यानी क्या था, ये बुलेटिन बोर्ड जो है, जो ऑफिशियल यानी अफसर अधिकारी लोग होते थे उनके बीच, और जो बातचीत होती थी अधिकारी और जनता के बीच बातचीत करने का एक माध्यम था। ठीक है स्टूडेंट, माध्यम था। इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन दोज, और ये महत्वपूर्ण क्यों था, क्योंकि उन दिनों ये एक ऐसी पब्लिक प्लेस पर, यानी जो भीड़ वाले जो स्थान होते थे उस पर लगा दिया जाता था। केवल यही एक माध्यम था जिसके द्वारा हम जो है एक दूसरे को, जो जनमानस को संदेश और समाचार देने का एकमात्र साधन था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। चलिए स्टूडेंट, दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हाट वाज एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। यानी एम हैमल ने उस समय क्या कहा कि जब जो फ्रेंच विद्यालय पहुंचा। तो देखिए क्या कहा उन्होंने। आंसर नंबर 2 में देखेंगे हम। देखिए लिखने का जो मेथड है स्टूडेंट, आपको जैसा मैं लिख रहा हूँ उसमें इस तरह से अंडरलाइन करना, इस तरह से लिखना, तो आप इसका ध्यान रखेंगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड के जो कॉपी में आप भरने का अच्छा तरीका होना चाहिए, एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे किया जाता है स्टूडेंट, ये सब हमने इसमें बताया है। तो देखिए, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल एम हैमल सॉ हिम एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस क्विकली एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम। ठीक है, तो देखिए क्या मतलब रहा इसका मतलब है कि जो फ्रेंच था, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा तो एम हैमल ने उसको देखा और देख करके उसको कहा बहुत ही विनम्रता पूर्वक, जाओ अपने स्थान पर बहुत जल्दी से बैठ जाइए, यानी जल्दी से अपने स्थान पर बैठ जाइए। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वो उनके बिना ही इसे आरंभ करने वाले थे, अर्थात पढ़ाई स्टार्ट करने वाले थे स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट देखेंगे आप अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा, व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। यानी इसमें बताया गया है कि व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास। यानी जो एम हैमल हैं उन्होंने पहले दिन जो लास्ट लेसन था वो सबसे पहले क्लास में उस दिन क्या कहा था उस लेसन के बारे में। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। देखिए
M. Hamel spoke first in the class that day about the last lesson, that it was the last lesson he would given them. The order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ठीक है, एंड इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. देखिए एम हेमल ने क्या कहा था स्टूडेंट. एम हेमल स्पोक फर्स्ट इन द क्लास. सबसे पहले वो बोले कि उस दिन के बारे में, कि उस दिन अबाउट द लास्ट लेसन, यानी उस अंतिम पाठ के बारे में, कि ये जो पाठ है आपका, ये जो है अंतिम पाठ है जिसको वो पढ़ाएंगे आपको. ठीक है. द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी जो आदेश है वो बर्लिन से आ गया. बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है. बर्लिन से आ गया है पढ़ाने के लिए, यानी बर्लिन से क्या आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन. यानी लॉरेन और अल्सास जो डिस्ट्रिक्ट थे, यानी फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे, उन डिस्ट्रिक्ट में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी. और इसके बाद एंड इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और जो इसमें क्लास में आज जो है आप पढ़ रहे हैं वो फ्रेंच का अंतिम पाठ रहेगा. ठीक है स्टूडेंट. इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन. यानी जब उसने सुना फ्रेंच ने कि ये लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है फ्रेंच का, तो उसको कैसा उसने विचार किया, कैसा लगा उसको, सोचा उसने. तो देखिए, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन फ्रेंच थॉट दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, ही शुड नेवर लर्न एनी मोर. How sorry he was for not learning his lessons, for seeking words X or going sliding on the sar. यानी उसने क्या सोचा कि आफ्टर हियरिंग, जैसे अध्यापक जी ने उनको बताया कि ये जो आपका लेसन है वो अंतिम होने वाला है, अंतिम फ्रेंच लेसन रहेगा, ये पाठ रहेगा. तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, जैसे उसने लास्ट लेसन सुना तो फ्रेंच ने सोचा, ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो मुश्किल से ही अभी सीख भी नहीं पाया था लिखना और पढ़ना. ही शुड नेवर लर्न, और ना ही अब उससे सीखेगा एनी मोर, और ना उसको अब वो पढ़ेगा, उसको सीख पाएगा. ठीक है. हाउ सॉरी ही वाज, अब वो कितना अफसोस कर रहा है, कि किस लिए अफसोस कर रहा है, ही वाज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, कि उसने कभी भी अपने पाठ पर ध्यान नहीं दिया, यानी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया. फॉर सीकिंग वर्ड्स, और वो ध्यान किस पर रहता था, केवल वो पक्षियों को ढूंढने में लगा रहता था. एक्स अंडे और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने खिसकने में लगा रहता था, यानी वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था स्टूडेंट. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, यानी क्या फ्रेंच ने जो पार्टिसिपल्स थे, अध्यापक जी ने जो पार्टिसिपल्स दिए थे, क्या उनको दोहराया था और कैसे. तो देखिए क्या आंसर है. यस, फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, ही recited the participles wrongly as he got mixed up on the first word and stood there holding on his desk and his heart was beating. देखिए, हाँ उसने दोहराया था उनको, लेकिन क्या हुआ, उसने कैसे दोहराया था, पार्टिसिपल्स को बिल्कुल रॉन्गली, यानी बिल्कुल गलत तरीके से उसने दोहराया था. ठीक है स्टूडेंट. अब इसके बाद देखेंगे, ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, दोहराया तो था लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया उसको उसका बोलने के लिए, ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन द हिज डेस्क, और जैसे बताने के लिए वो खड़ा हुआ तो वो अपनी डेस्क को पकड़ करके वो खड़ा हो गया, और पहले ही जो अक्षर था, पहले शब्द में वो जो है उलझ गया. एंड हार्ट वाज बीटिंग, और उसकी जो धड़कनें थी दिल की वो बढ़ रही थी, वो जो है जो जोर जोर से चल रही थी स्टूडेंट. ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे स्टूडेंट. whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies why. यानी इसमें बताया गया है कि जो एम हेमल थे उन्होंने जो अध्ययन था यानी पढ़ाई थी उसको नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस मतलब ध्यान न देने के लिए किसको दोषी ठहराया ना, वाई और क्यों. तो देखेंगे. एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स बिकॉज दे डिड नॉट पे अटेंशन देयर स्टडीज, देन ही ब्लेम्ड their parents who preferred them to work on a farm or at the mills, and then he blamed himself too
फॉर गिविंग दैम हॉलीडेज। देखिए स्टूडेंट समझते हैं इसको। एम हेमल ने जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, उनको दोषी ठहराया। क्यों दोषी ठहराया? क्योंकि वो जो है वो पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल अपनी पर नहीं देते थे स्टूडेंट्स। और देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, और उसके बाद उन्होंने उनके माता पिता को भी दोषी ठहराया था। क्यों? क्योंकि वो जो है उनको पढ़ाई पर ध्यान न दिलवाने के लिए, यानी भेजने के लिए वो तैयार नहीं रहते थे। और उनको जो कार्य कराना, ये जो फार्म वगैरह होते थे, खेतों में काम हुआ करता था, मिल सारा मशीन वगैरह पे जो काम करते थे, थोड़े से धन कमाने के लिए वो उनको वहाँ भेज दिया करते थे। देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, और उसके बाद एम हेमल ने स्वयं को भी दोषी ठहराया। क्योंकि वो जो है उन्हें छुट्टियां दे दिया करते थे और वो फिशिंग करने के लिए चले जाया करते थे या अपने पौधों में पानी लगवाया करते थे, ऐसा उसमें बताया गया लेसन में। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब देखिए इसमें बताया गया है कि जो है किस प्रकार से एम हेमल ने क्या कहा है उस लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में, फ्रेंच भाषा के लैंग्वेज के बारे में, और उसका क्या इम्पोर्टेंस, महत्व तो बताया है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। एम हेमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। ही सेड आल्सो दैट दे मस्ट गार्ड इट अमोंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट। अब देखिए इसमें क्या बताया है स्टूडेंट, एम हेमल ने क्या कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच की जो भाषा है, वो बहुत ही सुंदर भाषा है पूरी दुनिया में, और इसके बाद बहुत ही स्पष्ट भाषा है और बड़ा तर्कपूर्ण भाषा है। और इसके बाद उन्होंने कहा ही सेड आल्सो दैट दे मस्ट गार्ड इट, और उनको जो है उसकी जो है रक्षा करनी चाहिए, अमोंग देम अपने मध्य, और नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी उसको भूलना नहीं चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, देखिए What did French think about the pigeons why? देखिए why pigeons why। अब इसमें बताया गया है कि जो पिजन्स थे वो फ्रेंच ने उनके बारे में क्या सोचा था फ्रेंच ने। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर नंबर 8, फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स दैट इफ दे जर्मन्स would make them sign in German. He thought so when he heard the pigeons cooed very low on the roof. ठीक है, फ्रेंच ने सोचा, क्या सोचा था, उनके बारे में सोचा कि यदि वे, यानी जर्मन्स के लिए बोला है कि उनको यदि अपना कोई चिन्ह दे दें, कि जर्मन का कोई चिन्ह दे दें, ताकि वह सोच रहा था कि जब कभी वो उनको सुने तो उसको जो सुनाई दे पिजन्स की जो आवाज़ है, क्या वो भी जर्मन भाषा में बोलेंगे। जो छत पर बैठे हुए जो पिजन्स हैं, क्या वो भी अब जर्मन ही भाषा बोलेंगे, वो भी फ्रेंच में कूड यानी ये जो गुटरुकू होता है ये वो नहीं करेंगे। ऐसा उसने अपने मन में ये सोचा था ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 है। 9 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डिड एम हेमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी उन्होंने क्या निरीक्षण किया, किस प्रकार से क्या देखा उन्होंने, क्या घूरना वो चाहते थे। तो देखिए एट लास्ट एम हेमल ऑब्जर्व एवरीथिंग इन द क्लासरूम। ही ऑब्जर्व्ड डेस्क्स एंड बेंचेस, द वालनट ट्री इन द गार्डन, द होप वाइन एंड द अदर थिंग्स एट ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए लास्ट में एट लास्ट एम हेमल ने क्या मतलब देखा कि किस पर नज़र घुमाई, एवरीथिंग, पूरी सब प्रत्येक वस्तु जो थी क्लासरूम में उसको देखा। ठीक है, नज़र भर के देखा उसको। ही ऑब्जर्व डेस्क्स एंड बेंचेस, उन्होंने बेंचेस को भी देखा, और वालनट ट्री जो कि उनके जो अखरोट के जो पेड़ थे उनके गार्डन में, और उनकी बेलें थी उनको देखा, और अन्य वस्तुएं थी उनको भी उन्होंने देखा। और वो चाहते थे एक ही बार में उनको सबको अपने दिमाग में वो रखना चाहते थे कि ये मैंने किस तरह से पाले थे और आज मुझे इन्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। ठीक है, अब यानी क्या हुआ कि जब जो चर्च की घड़ी थी उसने 12 बजा दिए, तो वहाँ क्या होता है, चलिए आंसर देखते हैं।
When church clock struck 12, then there was the angelus and the trumpets of the Prussian soldiers. M. Hamel stood up and, taking a piece of chalk, wrote Vive la France। यानी उन्होंने क्या किया कि जब चर्च की जो क्लॉक थी, घड़ी थी, जब उसमें 12 बजे, तो इसके बाद में उन्होंने देखा कि एक एंजलस नामक जो प्रेयर है वो हो रही है, और ट्रम्पलेट्स ऑफ द प्रशियन, और जो प्रशियन थे वो अपनी उसको परेड को करते हुए आ रहे हैं। और इसके बाद एम हेमल स्टूड अप, जब उन्होंने आवाज़ दी तो एम हेमल जो है वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। एंड टेकिंग ए पीस ऑफ चॉक, और उन्होंने एक चौक का टुकड़ा लिया, और टुकड़ा लेने के बाद में बोर्ड पर वो खड़े होकर के उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा वाइव ला फ्रांस। यानी इसमें बताया जा रहा है वाइव ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की है, और मुझे उम्मीद भी है कि आपकी समझ में भी आए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार इसे लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आपके पास में हमारी जो न्यू नोटिफिकेशन है वो पहुंच सकें, और आप बने रहेंगे हमारे साथ। आपको पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है बोर्ड के इंग्लिश के पेपर में, 12th क्लास के इंग्लिश के पेपर में, और पूरे से पूरे मार्क्स दिलाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।